30 साल एक लंबा टाइम होता है, 30 साल एक लंबा अरसा होता है। 30 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस कहानी से 2 चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। एक, 30 साल पहले हम लोग कैसे थे, हमारा देश कैसा था, हमारी सोच कैसी थी, और इन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, 30 साल पहले हिंदुस्तान में मीडिया कैसा था, मीडिया में क्या कुछ होता था, क्या उस दौर में यही सब कुछ होता था जो आज के दौर में है। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि 2 ऐसे नाम हैं जिनको सामने रखकर, जिनकी कहानियों को समझकर हम इस 30 साल के फासले को कम कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन 30 सालों में क्या कुछ फर्क रहा, क्या कुछ बदला है। 2 कैरेक्टर हैं। एक इस वक्त लें पूरे देश में सबसे बदनाम रिया चक्रवर्ती, एक दूसरी कैरेक्टर है अपने ज़माने की निहायत मशहूर खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा। दोनों का नाम आर से शुरू होता है और एक रेखा है, एक रिया चक्रवर्ती है। बट एक चीज दोनों को कहीं ना कहीं लाकर मिलाती है, और वो ये कि इन दोनों का नाम एक खुदकुशी, एक मौत के साथ जुड़ता है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुशांत के मामले में खुदकुशी नहीं, तो इसलिए मैंने फिर मौत कहा, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई 306 के हिसाब से अभी जांच कर रही है, 302 के हिसाब से नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। आगे मिले तो जरूर फिर 302 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आज की सच्चाई, आज की तस्वीर यह है कि यह मामला एक खुदकुशी के हिसाब से ही जांच कर रही है सीबीआई, जब तक कि 302 उसमें वो शामिल ना कर ले। रिया चक्रवर्ती जब जब सीबीआई दफ्तर में पेश हुई, जब तब ईडी के दफ्तर में, जब जब एनसीबी के दफ्तर में, अभी तो भैकला जेल में, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी मीडिया में, किस तरीके से पीछा किया गया, किस तरीके से घेरा गया, माइक लगाया गया। ये एक मीडिया का आज का दौर है। 30 साल पहले ऐसे एक मामला आया था, तब भी क्या ऐसा था? तो 2 चीजें हैं। 30 साल पहले हिंदुस्तान में न्यूज चैनल नाम की ऐसी कोई बाढ़ नहीं थी। एक दूरदर्शन हुआ करता था, मैं 1990 की बात कर रहा हूं, और एक आध 2 प्राइवेट चैनल शायद शुरू होने वाले थे, जैसे जी, और एक आध मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी के चैनल जो है सब उसके बाद आए। तो इसलिए मीडिया, माइक, कैमरा, किसी स्टार या किसी ऐसे क्राइम के मामले में भागना, दौड़ना, पीछा करना, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन प्रिंट था, मैगजीन थी, और तब अखबारों का दबदबा भी बहुत था। वो किसी को भी कुछ भी बना और बिगाड़ सकता था। और इसीलिए इन दोनों कहानियों का जो जिक्र किया, इसकी वजह ये है कि एक ने ट्वीट किया रेखा की 30 साल की पुरानी उस कहानी को, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आने लगी, और उसने उस ट्वीट में ये दिखाया कि कैसे रिया और रेखा में क्या समानता है इनके केस में। उसको लेके बहुत सारी राय है, मैं उन राय पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कहानी पे आता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा, इनसे हम सब वाकिफ हैं, एक खूबसूरत एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारी। और रेखा के बारे में ये कहते हैं कि रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे और वो खूबसूरत होती गई। उस वक्त के मद्रास, आज के चेन्नई में पैदा हुई रेखा एक फिल्मी बैकग्राउंड से ही आती थी। उनकी माँ पुष्पा वल्ली एक एक्टर थी, और पिता जेमिनी गणेशन, बड़ा नाम था ये साउथ इंडिया में, ये उन दोनों की बेटी थी। लेकिन जेमिनी गणेशन ने ज़्यादा प्यार दिया नहीं बचपन से ही, तो रेखा को प्यार मिला नहीं पिता का। फिर ऐसा दौर आया कि बाप ने छोड़ दिया, माँ काम कर रही थी, फिर काम नहीं मिली, तो रेखा ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, और 14 साल की उम्र में ही वो मद्रास छोड़कर मुंबई पहुंच गई। और फिर मुंबई में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। और कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो उनकी पहली फिल्म थी मुंबई में, मुझे नाम याद नहीं है, तब उनकी उम्र 15 साल थी। एक सीन शूट होना था और विश्वजीत उसके हीरो थे, और रेखा को बताया नहीं गया कि इस सीन में किसिंग का सीन है। और जैसे ही एक्शन हुआ, विश्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू कर दिया, और रेखा को कुछ समझ में नहीं आया, और डायरेक्टर ने कट भी नहीं किया। करीब 4-5 मिनट तक ये सीन चला, और कहते हैं कि रेखा उस वक्त बेपनाह रो रही थी कि ये क्या हो रहा है। रेखा ने बाद में कई इंटरव्यू में भी कहा कि उनके साथ बहुत शोषण हुआ उनका। लेकिन फिर धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। जितेंद्र के साथ कहते हैं कि रेखा ने जब एक फिल्म की, शिमला में शूटिंग चल रही थी, तो जितेंद्र से पहली बार उन्हें प्यार हुआ। लेकिन जितेंद्र तब, जिनकी अब उनसे शादी हो चुकी है, वो उनके साथ प्यार कर रहे थे, तो ये रिश्ता बहुत आगे चला नहीं।
फिर रेखा की ज़िंदगी में विनोद मेहरा आए। विनोद मेहरा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शायद सही से जाना विनोद मेहरा ने ही रेखा को। और ये खबर है कि विनोद मेहरा से कोलकाता जाकर रेखा ने शादी कर ली। शादी के बाद जब विनोद मेहरा रेखा को लेकर मुंबई अपने घर पहुंचे तो उनकी माँ को जब ये पता चला कि रेखा से शादी हो गई है और रेखा उनके पैर छूने के लिए झुकी, तो कहते हैं माँ को इतना गुस्सा है कि उन्होंने अपना सैंडल निकाल लिया था रेखा को मारने के लिए और बहुत ही बेइज्जती की। और रेखा रोने लगी। उसके बाद किसी तरह वो घर से बाहर लिफ्ट की तरफ गई। पड़ोसी इकट्ठा हो चुके थे। फिर विनोद मेहरा ने किसी तरह समझाकर घर भेजा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम तुम्हें वापस घर लेकर आएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं और फिर बाद में दोनों अलग भी हो गए। हालांकि रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद मेहरा से उन्होंने शादी नहीं की थी। इसके बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार आए। आपको याद होगा कि अपने ज़माने के ज़बरदस्त एक्टर जीवन, उनके बेटे किरण कुमार फिल्मों में बड़ा निगेटिव रोल किया, तो उनके साथ भी रेखा का काफ़ी लंबे अरसे तक एक रिश्ता चला। इस बीच में फिर मुकद्दर का सिकंदर और बहुत सारी ऐसी फिल्में आई, गंगा की सौगंध, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे के करीब आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत चर्चित होती है और इन दोनों की नज़दीकियों के बड़े किस्से आते हैं और ये लंबे अरसे तक चला। कहते हैं कि इनके बीच दूरियां तब बनी थी जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में थे और उस वक्त जिस तरीके से जया भाद्री ने पूरी तीमारदारी की और उन सब के बीच में रेखा भी हॉस्पिटल पहुंची थी देखने के लिए। लेकिन सभी को अलाउड किया था जया भाद्री ने, लेकिन रेखा को अंदर आने नहीं दिया था और रेखा दरवाजे से अमिताभ बच्चन को देखकर चली गई थी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, उस कुली में जो घायल हुए, उसके बाद से फिर दोनों के बीच में वैसे रिश्ते कभी नहीं रहे और धीरे धीरे ये दूरियां बनी। हालांकि सिमी ग्रेवाल के एक शो में रेखा ने ये कहा था, पूछा था कि आपको अमिताभ बच्चन से प्यार था, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ था, बल्कि है। बट अगली लाइन उन्होंने फिर जोड़ी कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं है जिसको अमिताभ बच्चन से प्यार ना हो। लेकिन उन्होंने कई जगह पे ये एक्सेप्ट किया और ये भी कहते हैं कि रेखा जो हमेशा सिंदूर लगाती हैं और गले में मंगलसूत्र लगाती हैं, तो ये चर्चा है कि वो सिंदूर अमिताभ बच्चन के ही नाम का होता है। अब कितना सच है कितना झूठ नहीं मालूम। लेकिन रेखा की मोहब्बत भरी जिंदगी हमेशा उथल पुथल रही, कभी कामयाब नहीं रही। ये सारे बहुत सारे ऐसे उनके ज़िंदगी में आए गए, कभी सुकून नहीं मिला। इसी दौरान में कहते हैं 90s में दिल्ली में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल एक उस वक्त की मशहूर कंपनी थी हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड का ही। तो हॉटलाइन ग्रुप के मालिक और चेयरमैन थे और रेखा के अंधे फैन, फिल्मों से देख देख कर रेखा के एकदम दीवाने थे। रेखा से मिलने के लिए मुकेश ने बहुत कोशिश की। मुंबई में जाकर घंटों घर के बाहर रहे, शूटिंग पे पहुंच जाते थे, बारिश में खड़े रहते थे, गाड़ी से पीछा करते थे, पर रेखा ने कभी भाव नहीं दिया। इस दौरान में दिल्ली में एक दो पार्टी में मुलाकात हुई। चूंकि मुकेश अग्रवाल एक बड़े शख्स बिजनेसमैन, इनकी मुलाकात हुई। मुकेश अग्रवाल ने काफ़ी कोशिश की रेखा को मनाने की, कभी रेखा पसीजी नहीं। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक रेखा ने अपनी एक दोस्त से मुकेश अग्रवाल का नंबर लिया और उनसे बातचीत की। इसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और इस बातचीत के 1 महीने के अंदर मुकेश कई बार मुंबई गए, रेखा से मिले, रेखा दिल्ली आई, मुकेश से मिली और 1 महीने में ही दोनों को प्यार हो गया और ये हुआ कि अब दोनों शादी करेंगे। रेखा अब अपनी ज़िंदगी में एक स्थायित्व चाहती थी, स्टेबिलिटी चाहती थी, क्योंकि उनके अब तक के सारे रिश्ते जो है वो अधूरे रहे, उसमें बड़ा खटास था, कभी कोई मंजिल तक कोई ऐसा रिश्ता पहुंचा नहीं। तो मुकेश अग्रवाल की सूरत में रेखा को नजर आया कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगे। बात 1990 की थी। अचानक तस्वीर छपती है और ये शादी बड़ी गुपचुप तरीके से हुई, कुछ खास लोगों को ही मालूम थी इस शादी के बारे में और रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी कर ली। मीडिया में बाद में ये बात लीक हुई। लीक होने के बाद फिर रेखा ने भी इसको बताया कि हाँ उन्होंने शादी कर ली और मुकेश गुप्ता उनके पति हैं और मुकेश गुप्ता जो कि हॉटलाइन ग्रुप के चेयरमैन थे। लेकिन बदकिस्मती ने जो रेखा का पीछा 14 साल की उम्र से शुरू किया था वो 1990 में भी आकर ख़त्म नहीं हुआ। शादी के 7 महीने के अंदर अंदर दोनों के रिश्तों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आया। रेखा की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि रेखा को शादी के बाद पता चला कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार हैं और डिप्रेशन के मरीज हैं और ये बात उन्होंने रेखा से छुपाई। रेखा इसको लेके बड़ा ज़्यादा डरी रहती थी। इस दौरान में डिप्रेशन और रेखा की दीवानगी में मुकेश अग्रवाल ने अपने बिजनेस की तरफ से लगभग आंखें बंद कर ली थी।
वो बेवजह मुंबई में आते, चूँकि दिल्ली में ही था लेकिन फिर मुंबई में भी रेखा के साथ रहना था, बट वो दिल्ली आते, फिर बिजनेस ठीक से नहीं देखते, फिर मुंबई पहुंच जाते, लोकेशन पे पहुंच जाते शूटिंग के लिए, घंटों यूं ही बैठे रहते, या फिर रेखा का घर पे यूं ही खाली इंतजार करते रहते। रेखा को ये चीज़ें बड़ी बुरी लगने लगी। इसके अलावा फिर ये हुआ कि इससे बिजनेस पे भी असर पड़ने लगा, बिजनेस थोड़ा डूबने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो कहा गया, वो डिप्रेशन की बीमारी का सच जब रेखा को पता चला तो रेखा ने धीरे धीरे मुकेश अग्रवाल से किनारा कशी करना शुरू कर दिया, और यहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ वक्त ऐसा आया जब मुकेश से रेखा ने मिलने से ही मना कर दिया। वो दिल्ली में, रेखा मुंबई में, अपनी शूटिंग में, इधर बाहर, और धीरे धीरे ये चीज़ें कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल को खाने लगी। हालांकि सच्चाई क्या थी इन दोनों के रिश्तों के बीच में, ये कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि रेखा ने कभी भी इस पर कमेंट्स नहीं किया। धीरे धीरे 7 महीने के अंदर अंदर ही, सिर्फ 7 महीने हुए थे शादी को रेखा के मुकेश अग्रवाल से, 2 अक्टूबर 1990 गांधी जयंती का दिन था ये, रेखा स्टेज शो के लिए लंदन गई हुई थी, और 2 अक्टूबर 1991 को वो वहीं थी। ये 1990 में शादी हुई थी, 1991 की बात है। 2 अक्टूबर 1991 रेखा लंदन में स्टेज शो कर रही थी, मुकेश अपने घर पे थे। रेखा के पास फोन आता है, रेखा की जो ननद है, जो मुकेश की बहन है, उनका, कि मुकेश ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। रेखा के लिए यह खबर किसी बम की तरह थी। इस दौरान इधर खबर तेजी से फैली, क्योंकि एक तो मुकेश अग्रवाल रेखा के पति के तौर पे पूरे देश में कुछ वक्त पहले ही सारे अखबारों में, मैगजीन में खबरें भरी पड़ी हुई थी, और अचानक उसी रेखा के पति की खुदकुशी की खबर, लोग हिल गए। इसके बाद धीरे धीरे जो खबरें बाहर आई उसने सबको बेचैन कर दिया। पता चला कि मुकेश ने अपने गले में जो फंदा कसा था, वो फंदा रेखा का दुपट्टा था, और उस दुपट्टे से अपने गले में फंदा बनाया और उसका दूसरा सिरा पंखे में डाला और वो झूल गए। और इस दुपट्टे को लेकर कहानी आई कि वो आखिरी वक्त तक रेखा के प्यार में बुरी तरह से गिरफ्तार थे, रेखा से बेइंतहा प्यार करते थे, और रेखा की दूरी और रेखा की जो बीमारी उनकी जानने के बाद किनारा हो जाना, इन चीज़ों ने मुकेश को बुरी तरह से तोड़ दिया। और उसी गम में और डिप्रेशन में मुकेश ने निशानी के तौर पर रेखा के दुपट्टे से ही गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। खबर रेखा तक पहुंचती है, रेखा वहां से भागते हुए इंडिया पहुंचती हैं, लेकिन इंडिया आते ही एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, और इस कहानी की शुरुआत होती है मुकेश अग्रवाल की माँ से। मुकेश अग्रवाल की माँ आकर जो कहती हैं, वो एकदम एक हिंदुस्तान में जो आम सास बहू की जो कहानियां होती हैं, लगभग वही थी। और उनकी 2 लाइनों ने इस पूरी मुकेश की मौत की कहानी को पलट कर रख दिया, और देखते ही देखते रेखा घर घर में एक विलेन के तौर पर बदनाम हो गई। मुकेश की मां ने यह कहा, चूंकि जवान बेटे की मौत हुई थी, रेखा के बारे में, और जब उनसे पूछा गया उस वक्त जाकर, जर्नलिस्ट ने सबने पूछा कि कैसे हुआ, क्यों सुसाइड किया, सब कुछ ठीक था, तो मां और मुकेश के भाई दोनों ने उस दिन बयान दिया था मीडिया को। जो मां ने कहा पहली चीज 3 अक्टूबर 1991 को, वो ये कहा था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई। ये वो डायन किसी और के लिए नहीं, रेखा के लिए कहा था। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये मुकेश की मां ने मीडिया को बयान दिया था कि भगवान उसे कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि वो डायन मेरे बेटे को खा गई है। अनिल गुप्ता जो मुकेश गुप्ता के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरा भाई रेखा से सच्चा प्यार करता था, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो उसके लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था। रेखा ने जो कुछ उनके साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि रेखा ने मुकेश से जानबूझ के शादी की थी, सिर्फ मुकेश के पैसों के लिए। ये रेखा के देवर ने इल्ज़ाम लगाया। माँ ने रेखा को डायन कहा, भाई ने मुकेश के रेखा को पैसों के लालच में शादी करने के लिए कहा, और उनका यह भी कहना था कि जिस दिन उसने सुसाइड किया 2 अक्टूबर को, उस दिन सुबह वो बिल्कुल खुश था, नॉर्मल था, अच्छा था, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर सकता था, जिंदा दिल इंसान था। इसके बाद ये पूरी खबरें छपी, मैगजीन, फिल्मी मैगजीन, हर जगह पे ये खबरें आने लगी, और देखते ही देखते रेखा एक विलन, एक वैम्प की तरह हर तरफ बदनाम हो गई। सेम वैसे ही जैसे आज के दौर में रिया है। मैंने इसीलिए कहा सोशल मीडिया पे आया था। यहां तक कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों ने भी रेखा से किनारा कर लिया था।
सुभाष घई जैसे बड़े शोमैन, मशहूर डायरेक्टर, उन्होंने उस वक्त बड़ा सुर्खियों में उनका बयान आया था। उन्होंने बयान दिया था जब मुकेश की मां ने कहा था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, तो सुभाष घई का बयान आया था। और बयान क्या था कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पे कालिक पोत दी है। ये सुभाष घई के बयान है 1991 के, और इसको आसानी से नहीं धोला जा सकता। उनका कहना था कि रेखा की इस हरकत के बाद और मुकेश की इस मौत के बाद कोई भी शख्स हिंदुस्तान का किसी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। आप लाइन देखिए कि पहली तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री के फेस पे एक ऐसा कालिक पोती है जो आसानी से नहीं धुलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेखा की इस हरकत से कोई भी अब आम हिंदुस्तानी किसी हीरोइन को अपनी बहू बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यह खुद रेखा के प्रोफेशनल करियर के लिए अब सबसे मुश्किल होगा और उन्हें शायद ही कोई डायरेक्टर काम दे किसी भी फिल्म में। उनका यह भी लाइन था कि अब ऑडियंस, जो दर्शक है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भारत की नारी और इंसाफ की देवी रेखा है। ये अपने आप में बहुत कड़े लाइनें थे उस वक्त रेखा के लिए, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी कैसे रेखा को उस वक्त किनारे किया और रेखा को एक विलन के तौर पर देखा। इतना ही नहीं, कई फिल्मों में रेखा के साथ उस वक्त अनुपम खेर ने काम किया था। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद अनुपम खेर ने भी स्टेटमेंट दिया मीडिया में, और उनका यह कहना था कि नाउ शी इज बिकम द नेशनल वैम्प। ये अनुपम खेर की लाइन थी रेखा के लिए कि नाउ शी इज बिकम द नेशनल वैम्प। प्रोफेशनली एंड पर्सनली आई थिंक इट इज अ कर्टन फॉर हर। I mean, I don't know how will I react to her if I come face to face with her. अगर मैं कभी उनके सामने आया, आमना सामना हो, तो पता नहीं मैं कैसे फेस करूंगा। यह अनुपम खेर की लाइन थी। इस एक इंसिडेंट ने रेखा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस पूरी सुसाइड की खबरें लगातार मीडिया में, मैगजीन में छापी जाने लगी। हेडलाइंस ऐसे ऐसे होते थे जैसे द ब्लैक विडो, ये रेखा के लिए यूज किया गया। शो टाइम नवंबर 1990। द मैकेबर ट्रुथ बिहाइंड मुकेश सुसाइड, ये सिने ब्लिट्स ने लिखा था। रेखा फॉर मर्डरिंग मुकेश अग्रवाल, इस तरह की लाइनें यूज की गई थी उस वक्त भी। 1990 और 2020 में हमें करीब 30 साल हो गए। ये सारी चीज़ें रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में जो जो कहा गया और उन्हें एक विलन के तौर पर वो कभी सामने नहीं आती। और मतलब हर एक शख्स ने मुकेश अग्रवाल की मौत के लिए सीधा सीधी रेखा को कटघरे में खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि कातिल के तौर पर भी कहा गया। मुकेश अग्रवाल की मौत को कत्ल बताया गया और कहा गया कि मर्डर किया गया है। रेखा ने उसके बाद कभी पलट के इस पर जवाब नहीं दिया और वो खामोश रही। फिर बाद में एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म, उस फिल्म से उन्होंने कम बैक किया। हाँ, यहाँ तक कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो रेखा की कुछ फिल्में थी जिसके जो ऑडियंस है, वो भी जो दर्शक थे रेखा के अपने चाहने वाले, वो भी रेखा से नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि उनके शहर में कई जगह पे पोस्टर तक पे कालिक पोत दी गई थी रेखा के, और रेखा का बैकआउट किया गया। लेकिन फिर उसके बाद रेखा ने कम बैक किया कुछ वक्त के बाद और फिल्म सुपरहिट रही। बट इस एक इंसिडेंट ने रेखा की जिंदगी को बहुत बुरी तरह से बदल दिया था। 1990 का वो दिन है और आज का दिन है। रेखा ने फिर कभी नहीं कहा अपने एक बायोग्राफी को जो इंटरव्यू के लिए दिया था उसके अलावा, और न कभी इस बारे में कोई जिक्र किया। उसके बाद मुकेश के भाई और माँ और बाकी तमाम लोग भी खामोश हो गए। और ये केस जो 1990-91 में था, 2020 में भी वही है, एक सुसाइड का केस है और इसमें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कोई ऐसा नोट या कोई ऐसा जिम्मेदार किसी को ठहराने के लिए नहीं किया गया था उस केस में भी, तो वो हुआ नहीं। वरना ये भी था कि मर्डर है या रेखा की वजह से खुदकुशी की है तो रेखा को जेल जाना चाहिए। बट 1990 में जो ये केस जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे आज भी है, इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई। लेकिन हाँ, उस वक्त, उस दौर में रेखा कुछ वक्त के लिए इस देश की सबसे बड़ी विलन बनी हुई थी। वो रेखा जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं इस देश में। बट वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त पे मरहम रखा गया और धीरे धीरे ये गम भी दूर हुआ और रेखा वापस आती हैं, वापस फिल्म इंडस्ट्री में आती है, वापस अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, कई फिल्मों में काम किया।
यही सुभाष घई, यही अनुपम खेर, न जाने उसके बाद कितनी पार्टियों में, कितने अवार्ड फंक्शन में मिले जिन्होंने ये सारी बातें कही थी। मुझे लगा ये कहानी इसलिए सुनानी चाहिए थी क्योंकि इसके ज़रिए दो चीज़ें पता चलेंगी। 90 में भी इसी तरीके से मीडिया काम कर रहा था, 20 में यही है, बस फ़र्क ये है कि 20 में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा जोर है, कैमरे माइक हर जगह है, पीछा हर जगह किया जा सकता है और अदालती फैसले से पहले फैसला सुनाया भी जा सकता है। तो ये थी कहानी रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी की, और हवाला लिया था यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के साथ। उस केस में तो कुछ हुआ नहीं, पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में ज़रूर एक दिन फैसला आएगा। सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी, और उस फैसले के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी पुलिस की गलतियों की भी कहानी है, और 3 कत्ल और 3 रेप, और उसके बीच में कैसे पुलिस जांच करती है उसकी कहानी है। ये कहानी है अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में एक जगह है स्पॉट्सल्वेनिया। स्पॉट्सल्वेनिया शहर में करीब बात 1996 की है, तारीख थी 9 सितंबर 1996। तो इस शहर के एक घर में 2 बहनें शाम के वक्त में अकेली थी, और दोनों जो बहनें थी उनमें छोटी बहन जो थी वो सोफिया नाम था उसका। सोफिया अपनी घर के सीढ़ी पर बैठकर नोट्स बना रही थी, पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, और उसकी उम्र थी करीब उस वक्त 19 साल, और उसकी बड़ी बहन 21 साल की पैम वो घर के अंदर थी। थोड़ी देर पहले वो अपनी बहन से मिली थी, देखा बहन पढ़ाई कर रही, उसने कहा डिस्टर्ब करेंगे नहीं, अंदर थी। लेकिन कुछ वक्त बीता और ये लगा कि अब वो अपनी नोट्स बनाकर घर के अंदर वापस आएगी। सोफिया अंदर आई नहीं, पैम ने आवाज़ दी, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, पलट के कोई आवाज़ नहीं आई। जब काफ़ी देर हो गई तब सोफिया को चिंता हुई, वो बाहर आई कि आखिर उसकी बहन क्या कर रही है, अब तक क्यों पढ़ रही है। बाहर आती है तो देखती है कि सीढ़ी पे सोफिया तो नहीं है, लेकिन उसके नोट्स और किताबें वहीं पड़ी हुई हैं। उसे बड़ा अजीब लगता है, किताब छोड़कर, और एक कोक का कैन भी पड़ा था। वो सीढ़ी से नीचे उतरती है, अपार्टमेंट में चारों तरफ देखती है, आवाज़ लगाती है, बाकी पड़ोसियों से, दोस्तों से पूछती है। पता चला किसी ने सोफिया को देखा ही नहीं। अब वो परेशान हो जाती है, लगता है कि कहीं आसपास दूर निकल गई हो शायद। लेकिन वक्त बीतता है, वो लौटती नहीं है, तब तक रात होने लगता है, उसे और चिंता होती है। तब मजबूरी में वो पुलिस को फ़ोन करती है। वो कहती है कि उसकी बहन ऐसे ऐसे सीढ़ियों पर पड़ रही थी और वो गायब हो गई। अब पुलिस की टीम आती है, पुलिस आसपास में लोगों से पूछताछ करती है, बाकी जगहों पे छानबीन करती है, देखती है। आसपास के सन्नाटे के इलाकों में भी पुलिस की टुकड़ियाँ भेजी जाती हैं कि देखो, पर कोई सुराग नहीं मिलता। रात से सुबह हो जाती है। इस दौरान में पुलिस सोफिया के बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारी उसकी बहन पैम से लेती है, उसकी कद, हाइट, तस्वीरें, उसके दोस्त, स्कूल, कॉलेज, सबके बारे में बेसिक जानकारी। अब सारी जानकारी तो पुलिस ने ले ली, इसके बाद तलाश में जुट गई, लेकिन सोफिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, और एक जो चीज़ पता चली थी वो ये थी कि जिस दिन सोफिया ये पढ़ाई कर रही थी उसी दिन शाम को उसने अपने पैरों और उंगलियों पर, हाथों में पर्पल कलर के नेल पॉलिश लगाए थे। पर्पल कलर की नेल पॉलिश उसके हाथ और पैरों पे लगी थी। पुलिस के पास सारा हुलिया था, तस्वीर थी, पुलिस लगी रही, ढूंढती रही, लेकिन सोफिया का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इस दौरान में पुलिस ने आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन में भी खबर दी कि कोई ऐसी लड़की, फ़ोटो भी फैक्स किए भेजे, कोई हो ऐसी कदकाठी की, पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ जगहों पे कुछ हूबहू ऐसी लड़कियों की सूचना आई, लेकिन पता चला कि नहीं, ये सोफिया नहीं, कोई और है। अब करीब महीना बीत गया और सोफिया का कोई सुराग नहीं। घर वाले परेशान, पुलिस भी परेशान। अब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 1 महीने के बाद अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि सोफिया के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है, और उस तालाब में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम फौरन मौके पर जाती है। वहाँ पे सचमुच में एक लाश थी लड़की की। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है। कद काठी हुलिया लगभग सोफिया से मिल रहा था। इसके बाद सोफिया के घर वालों को बुलाया जाता है। सोफिया के घर वाले आते हैं और देखते हैं और पहचान जाते हैं। इस लाश की शिनाख्त की एक बड़ी वजह उसके हाथ और पैर के उस पर्पल कलर का नेल पॉलिश भी था। तो लाश को पहचान लिए गए। कपड़े भी सोफिया के ही थे, इसलिए और भी आसानी हो गई। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया, रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोफिया का कत्ल हुआ है। उसे गला घोंटकर मारा गया है, और कत्ल से पहले उसके साथ रेप हुआ है। अब जब कत्ल और रेप की बात आई तो आस पड़ोस के लोगों में भी गुस्सा आया। इधर पुलिस के लिए भी चैलेंज था। 1 महीने तक वो ढूंढ नहीं पाई। 1 महीने बाद लाश मिली तो वही पता चला कि रेप हुआ है। अब पुलिस ने
तमाम अपने घोड़े दौड़ा दिए कातिल तक पहुंचने के लिए और उस रेपिस्ट तक। पुलिस ने लाश की जांच बड़ी बारीकी से की। उस लाश की जांच के दौरान पुलिस को लाश के साथ कपड़ों में लिपटे हुए नीले रंग के धागों के कुछ टुकड़े मिले, ब्लू कलर के, नीले रंग के। अब पुलिस को लगा कि ये धागा कम से कम सोफिया के कपड़ों से और उससे नहीं है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा, ना कलर और ना धागे। तो अब नीले रंग के धागे और उनके जरिए कातिल और रेपिस्ट तक पुलिस को पहुंचना। पुलिस ने उस नीले रंग के धागे को ही अपना हथियार बनाया और कहा इसके जरिए हम कोशिश करते हैं। अब पुलिस तफ्तीश करती रही। सबसे ज़्यादा जो शक था उसे पड़ोसियों पर था, सोफिया के, कि कोई ऐसा शख्स है जो सोफिया का जानने वाला हो, क्योंकि सोफिया को घर से उठाकर ले जाना और इस तरीके से रेप करना सरेशाम अनजान लोगों के लिए मुश्किल होगा। पड़ोसियों के बारे में जब छानबीन शुरू की पुलिस ने, तो पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चला जिसका नाम कार्ल था, कार्ल माइकल। ये सोफिया के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। 44 साल इसकी उम्र थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड था, कई बार पुलिस में भी जा चुका था, थाने में। फिर ये भी पता चला टाइम से कि ये कई बार सोफिया के घर के नीचे भी आया, सोफिया से इससे बातचीत भी करते हुए लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कार्ल माइकल के पास जो कार थी, उस कार का कलर भी जो है कारपेट का कलर, बल्कि उस कार के अंदर नीले रंग का था। और उस नीले रंग के कारपेट में वैसे ही नीले रंग के धागे लगे थे। अब इस एक नीले रंग के धागे को पुलिस ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया, क्योंकि सोफिया की लाश के साथ भी नीले रंग के धागे मिले थे। पुलिस ने इसी शक पर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। कार्ल कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई रेप नहीं किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, इस इलाके में एक तुम ही हो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, और तुम्हारी कार के जो कारपेट है उसमें से नीले रंग के धागे जो हैं सोफिया की बॉडी से वैसे ही धागे मिले। फिर तुमने सोफिया से बातचीत भी करते हुए देखे गए थे। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी थी। पुलिस ने कार्ल से कहा अपना जुर्म एक्सेप्ट करो। काफ़ी टॉर्चर भी किया गया, वो मानने को तैयार नहीं कि मैं कातिल हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे पकड़कर अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस से कहा कि आप बाकी की तफ्तीश पूरी कीजिए। अब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि चलो एक रेप एंड मर्डर का केस सुलझा दिया, और जो लोगों का गुस्सा था वो कम हो गया। कार्ल जेल में है। करीब 7 महीने का वक्त बीत जाता है। कार्ल जेल में है। सोफिया के कत्ल को 7 महीने हो गए, 7 मंथ। पुलिस इधर बेफिक्र, उसकी बस यही कोशिश है कि अब कार्ल को किसी तरह से सजा दिलाई जाए, और वो बाकी अपने कामों में जुट गई। लेकिन 7 महीने के बाद 1 मई 1997 की एक तारीख आती है, और इसी स्पॉट स्लोवेनिया में एक साथ एक घर से 2 बहन गायब हो जाती हैं, जिनकी उम्र 15 और 12 साल थी। दोनों माइनर थी। और ये दोनों बहनें जो गायब हुई, इनके घर वालों ने कंप्लेंट जब लिखाई तो पता चला कि ये दोनों अपने घर के बाहर लॉन में खेल रही थी। शाम का वक्त था। खेलने के बाद ये अक्सर घर लौट आती हैं। उस शाम लौटी नहीं। घर वालों ने आस पड़ोस में देखा, रात हो गई, देर रात तक भी नहीं लौटी। तो दोनों बच्चियों के पिता ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, और लॉन में खेलने के दौरान ये दोनों बच्चियां भी अपने साथ शाम को पढ़ रही थी, किताबें भी लेकर गई थी। और लॉन में किताबें तो मिली, लेकिन बच्चियां गायब। अब जब इस गुमशुदगी की दोनों बच्चियों की खबर आई, अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा, तो पूरे शहर के लोगों को 7 महीने पुराने सोफिया की गुमशुदगी, फिर उसकी 1 महीने बाद लाश की बरामदगी, उसके रेप की कहानी, सारी चीज़ें उनके जहन में घूम गई। लोग डर गए कि लगभग जो पूरा मामला था वो कुछ कुछ वैसे ही था जैसे सोफिया अपने घर की सीढ़ी पर बैठकर पढ़ रही थी, गायब हो गई। ये दोनों बहनें अपने घर के नीचे, बल्कि घर में पढ़ रही थी, फिर लॉन में गई, गायब हो गई। किताबें वहीं पड़ी थी, सोफिया की भी किताबें वहीं पड़ी थी। अब इन दोनों बहनों की जब गुमशुदगी की खबर आई, पुलिस ने मामला दर्ज किया, और इन दोनों बहन, जिनका नाम था क्रिस्टीन और कैटी, ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बीत गए। इस दौरान में अब जिन लोगों ने सोफिया के केस को सॉल्व किया था, उन पुलिस वालों को लगा कि जिसने सोफिया का कत्ल किया, और अगर इन दोनों केसों में सिमिलरिटी है, एक जैसा है, तो फिर कातिल तो जेल में है 7 महीने से, यानी कार्ल माइकल। तो जेल में रहते हुए तो वो दोबारा कत्ल कर नहीं सकता। पुलिस ने चेक भी किया कि कहीं वो जेल से बाहर तो नहीं निकला, भागा तो नहीं, कोई सेटिंग तो नहीं। जैसे अपने कई बार होता है, लोग जेल से बाहर निकल आते हैं और शाम को निकलते हैं और फिर देर रात वापस पहुंच जाते हैं। तो पता चला नहीं, वो तो सख्त पहरे में है। अब पुलिस को लगा कि वाकई कार्ल माइकल जो है कहीं बेगुनाह तो नहीं है।
5 दिन बीत गए, पुलिस पूरी तफ्तीश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन के बाद अचानक पुलिस के पास एक फोन आता है। क्रिस्टीन और कैटी के घर से करीब 65 किलोमीटर दूर एक तालाब में 2 बच्चियों की लाशें मिलती हैं। पुलिस की टीम फौरन मौके पे जाती है, क्रिस्टीन और कैटी के घर वालों को ले जाती है। वहां पे दोनों लाशों को पहचान लेते हैं। वो लाशें क्रिस्टीन और कैटी की ही थी, ठीक उसी तरह मिली थी जैसे सोफिया की मिली थी। पुलिस ने लाशों की बारीकी से जांच की, मुआयना किया। उन दोनों की लाशों के साथ उनके कपड़ों से भी नीले रंग के धागों के कुछ टुकड़े मिले। अब जब ये धागों के टुकड़े मिले सेम, पुलिस परेशान भी हो गई और हैरान भी हो गई, इसलिए कि सेम सोफिया की लाश के साथ नीले रंग के धागों के टुकड़े मिले थे और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में माइकल को पुलिस ने पकड़ा, जेल भेज दिया। अब वैसे ही लाश तालाब में, जैसे सोफिया की लाश तालाब में, वैसे ही धागे के टुकड़े नीले रंग के इन दोनों लाशों के साथ। तो इसका मतलब है कि क्लार्क माइकल बेकसूर था। पुलिस ने पहले केस में उसे जबरन फंसाया था, जबकि वो कहता रहा था कि मैं नहीं कर रहा हूं। दोनों लाशों की पोस्टमार्टम हुई, फिर उसमें भी क्लियर हो गया कि इन दोनों के साथ रेप हुआ है। अब पुलिस के लिए और मीडिया में खबर आई, पुलिस की फजीहत भी हुई कि तुमने 7 महीने पहले जल्दबाजी में एक केस को गलत तरीके से सॉल्व किया। अगर उसी वक्त सही कातिल को पकड़ लेते तो शायद ये 2 बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और चूंकि दोनों मामलों में सिमिलरिटी काफ़ी थी, अगर नीला धागा ही कातिल होने का सबूत था तो फिर खुद पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि जो कातिल जिसको आपने माना वो तो जेल में है, तो फिर ये 2 कत्ल किसने किया। तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि हमसे गलती हुई है, माइकल को सोफिया के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करके छोड़ दिया जाए। अदालत के पास भी कोई सबूत तो था नहीं उसके खिलाफ, अदालत ने माइकल को छोड़ दिया, लेकिन ये पुलिस ने अपना आधा काम किया। अब बाकी का काम ये था कि इन 3 कत्ल और रेप का असली गुनहगार कौन है, और पुलिस को अब एहसास हो गया कि जो भी है वो कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस ने उसी हिसाब से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, खोजबीन जारी रही, तफ्तीश होती रही, पुलिस के हाथ खाली रहे। हार कर पुलिस ने $1.5 लाख के इनाम का ऐलान भी किया कि जो भी कातिल का पता बताएगा उसे ये जानकारी दी जाएगी। जितने भी सीरियल किलर और बाकी लोग थे उनकी पूरी कुंडली खंगाली गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली और पुलिस के हाथ खाली रहे। करीब एक करके महीने, साल दर साल बीतते गए, 6 साल बीत गए। सोफिया और उन 2 बहनों क्रिस्टीन और कैटी के कत्ल के 6 साल के बाद 23 जून 2002, 96 में पहला कत्ल हुआ था। 23 जून 2002, 6 साल के बाद अमेरिका की एक शहर कोलंबिया की सड़क पर देर शाम एक लड़की बदहवास दौड़ रही थी। उस लड़की के दोनों हाथों में नीले रंग की हथकड़ी थी, जिसको आमतौर पे, खासतौर पे वहाँ पे ये जो माना जाता है इस कलर को और उस हथकड़ी को, शेप को देख करके लोग इसको कई सेक्स टॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक लड़की बदहवास सड़क पर भाग रही है, हाथ में नीले रंग की हथकड़ी है और हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। बहुत सारी कारें गुजर रही हैं, कोई रुक नहीं रहा है। एक शख्स, शायद थोड़ा भला इंसान था, वो अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, लड़की बदहवास उसे हेल्प मांगती है और कहती है मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। उसकी उम्र करीब 15 साल थी। कार ड्राइवर उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वो उसको वहाँ ले जाता है। लड़की पुलिस स्टेशन पहुँचती है, बेहद घबराई, बदहवास, रोती हुई, और वो पुलिस को बताती है अपनी कहानी। वो पुलिस को कहती है कि 24 घंटे पहले इसी जगह एक शख्स ने उसको किडनैप किया था, और उसका कोलंबिया में, मतलब वो कह रही थी कि वो अपने घर के बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रही थी कोलंबिया में। तभी एक आदमी उसके पास आया, उसे लगा कि शायद ये न्यूज़पेपर और मैगजीन वाला हॉकर है कोई भी। तो उसके करीब आया, उसने उससे कुछ पूछा, इसके पास कुछ ये जवाब देती। शाम का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। उस शख्स ने देखा आसपास में कोई नहीं, अचानक उसने पिस्टल निकाल ली, लड़की को पिस्टल दिखाई और कहा कि सीधे मेरे साथ चलो वरना गोली मार दूंगा। इसके बाद वो लड़की को अपनी, वहीं पे थोड़ी दूर पे उसकी एक कार खड़ी थी, उस कार के पीछे में एक प्लास्टिक की टंकी थी बड़ी सी, और वो कार पीछे से ओपन था। उसने लड़की को उस टंकी में, पानी की टंकी में बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। उससे पहले उसने उसको वो हथकड़ी पहनाई और फिर वो उसको लेकर एक फ्लैट में चला गया। फ्लैट में ले जाने के बाद
उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया। वो लड़की करीब 18 घंटे तक उसके कब्जे में रही। 18 घंटे के दौरान उसने उसका कई बार इज्जत लूटी और फिर वो थक कर उसी फ्लैट में सो गया। जब वो सो गया तो लड़की इसके हाथों में हथकड़ी थी। किसी तरीके से उस सोने से पहले उसने फिर उस लड़की को उसी पानी की टंकी को कार से उठाकर वो अपने अपार्टमेंट में ले आया था। उस टंकी के अंदर डाल दिया। टंकी खाली थी, लेकिन लड़की किसी तरीके से उस टंकी के ढक्कन को हटाकर उस टंकी से बाहर निकली, उस अपार्टमेंट से बाहर निकली और फिर मेन रोड पर पहुंच गई। बदआवाज़ दौड़ने लगी, हेल्प हेल्प चिल्लाकर। और तभी वो शख्स, वो कार ड्राइवर उसे मिला और उसे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने जैसे ही उसकी कहानी सुनी, फिर उसे लगा कई चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पे भी लड़की अपने लॉन में थी, पौधों को पानी दे रही थी, इससे पहले दोनों पढ़ रही थी। फ़ौरन पुलिस की एक टीम कोलंबिया के उस अपार्टमेंट में पहुँचती है जहाँ लड़की ने बताया था। कोलंबिया के उस अपार्टमेंट में जब पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि इस फ्लैट में जो रहता है उस शख्स का नाम रिचर्ड है। उसकी उम्र करीब 38 साल है और ये नेवी में पहले काम कर चुका है। फिर इसने नेवी की नौकरी छोड़ दी थी। इस अपार्टमेंट में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इस वक्त कहीं थी नहीं। अब पुलिस ने अपार्टमेंट को छान मारा, लेकिन रिचर्ड मिलता नहीं। शायद इस लड़की के भाग जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो पुलिस के पास जाएगी और इसलिए उसने घर छोड़ दिया आनंद फानंद में। वो वहाँ से निकल गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि कम से कम नाम मालूम था रिचर्ड। फिर रिचर्ड के नाम पर पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स डेटाबेस से उसकी सारी जानकारी निकाली। लड़की ने तस्वीर पहचान ली, बोला हाँ यही वो शख्स है। अब पुलिस की टीम लगातार रिचर्ड को ढूंढती रही और आखिरकार कोलंबिया से दूर फ्लोरिडा में कुछ दिनों के बाद रिचर्ड को पकड़ लिया। रिचर्ड को पकड़ने के बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर आ ही रही थी। यहाँ पे भी पुलिस से गलती हुई। पुलिस ने उसकी ठीक से उस वक्त तलाशी नहीं ली। रिचर्ड के पास एक पिस्टल था। जब उसे लगा कि वो गिर गया और पुलिस उसे लेकर जा रही है, उसने चुपके से वो पिस्टल निकाली और अपने आप को गोली मार ली। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रिचर्ड की मौत हो गई। अब पुलिस के लिए हाथ फिर खाली था। पुलिस ने फिर भी उस घर से फिंगरप्रिंट्स उठाए, उस टंकी से उठाए और इत्तेफाक की बात है पुलिस को उस घर से नीले रंग के वैसे ही धागे मिले जो शुरू के 3 कत्ल में मिले थे। उन नीले रंग के धागों को उन 3 कत्ल से जुड़े हुए धागों से जो बरामद हुई थी मैच किया गया तो मिल गए। और तो और पानी की टंकी में जो तीसरी लड़की थी, जो 2 बहनें थी, क्रिस्टीना और वो, उनमें से एक के उंगलियों के निशान भी मिल गए। इतने टाइम के बाद भी वो बचे हुए थे। तो उंगलियों के निशान उस टंकी से मिलना, नीले रंग के धागे का मैच करना और फिर उन दोनों लड़कियों का डीएनए रिचर्ड के डीएनए से मैच करना, इसने साबित कर दिया कि सीरियल किलर और रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था। और इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया। लेकिन सुलझा तो लिया, बट कातिल जो है पुलिस के हाथ से निकल चुका था क्योंकि उसने खुद को गोली मार ली थी। पता चला कि रिचर्ड का बचपन बहुत ही डिस्टर्ब गुजरा था। बाप शराबी था, मारता पीटता था। ये भी गलत सोबत में रहा। बड़ा हुआ तो नेवी में चला गया। नेवी में कुछ दिन काम किए और उसके बाद फिर नेवी को भी छोड़ दिया और ऊट पटांग काम करने लगा। फिर शादी की और इसके बाद बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये 3 केस उसके हिस्से में आए। 3 लड़कियों का कत्ल, 3 लड़कियों का रेप, चौथी लड़की का भी उसने रेप किया। शायद वो उसका भी कत्ल करता, लेकिन वो खुशनसीब थी जो उसके चंगुल से बच निकली। तो एक धागे के टुकड़े ने आखिरकार जाने अनजाने इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जो कातिल और रेपिस्ट था उसे कानून सज़ा नहीं दे पाया क्योंकि उसने खुद को ही सज़ा दे दी थी। तो ये थी कहानी। अगर पुलिस, इस कहानी से एक सबक भी है कि उस वक्त क्लार्क को पकड़कर 7 महीने का वक्त बर्बाद न करती और सारे सबूतों को जोड़ती, उसी वक्त उस नीले रंग के धागे का मैच कराती डीएनए से जो माइकल के कार के उससे मिला था, सेम नीले रंग का, तो शायद उसी वक्त वो बेकसूर साबित हो जाता और पुलिस असली कातिल को ढूंढने की कोशिश करती। लेकिन पुलिस ने कहा कि सुलझ गया, चलो टेंशन हटी, और इस चक्कर में 7 महीने बर्बाद किया और उस 7 महीने के चक्कर में 2 और लड़कियों की जान चली गई थी।